मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। और अभी तक इतिहास में हमने एक चैप्टर सीख लिया है। और उसमें क्या सीखा है अभी तक? यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर में देखा था वो विश्व का इतिहास था, जिसमें यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ है और अपने बारे में लोगों की समझ में बदलाव आया है। लोग जागरूक हुए अपनी पहचान के प्रति और राष्ट्र के प्रति उनका लगाव का भाव जागा है। अधिकतर देशों में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण, जैसे इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण 1870 और 71 में लगातार। बच्चों, अब यह यहाँ पर हम देखते हैं कि 1870 और 71 उस समय भारत की स्थिति क्या थी। भारत में उस समय ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में ही 1857 में एक विद्रोह होता है उस शासन के खिलाफ भारत में। और वो सबसे पहले सैनिक विद्रोह से शुरुआत होती है मेरठ से, और वो मेरठ से कुछ सैनिक इकट्ठे होकर चलते हैं और दिल्ली में नेतृत्व करते हैं। बहादुर शाह जफ़र को नेतृत्व देते हैं। फिर अलग अलग जगहों पर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, बेगम हजरत महल लखनऊ में, जगदीशपुर में बिहार में, और रामगढ़ में, नागपुर में, सतारा में, बहुत सारी जगह पर भारत में विद्रोह होता है। लेकिन उस विद्रोह में एक चीज़ थी, राष्ट्रवाद। मतलब जो लोग सब मिल के लड़ रहे थे, वो सब मिल के नहीं लड़ रहे थे, वो अलग अलग लड़ रहे थे और अलग अलग उनके उद्देश्य थे। इसलिए उसमें जो राष्ट्रवाद की कमी थी उस विद्रोह में। उसके बाद 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होता है और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत आ जाता है। ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाता है, इसका मतलब अब वहाँ जो ब्रिटिश संसद है वहाँ से हमारे लिए कानून बनते हैं। और इसके बाद बहुत सारे अधिनियम आते हैं बन के। 1885 में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में, याद रखिए, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। इसके बाद भारत में राजनीति थोड़ी सी स्थिति अलग हुई और ये एक मंच दिया गया ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का कि जो अंग्रेज़ों की बात को भारत की जनता तक पहुंचाएं और जैसे अंग्रेज़ चलाना चाहते हैं वैसे ही चलाएं। इसके बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो उसके जो बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे सदस्य थे उनके, वो एक्शन में आए और उन्होंने अपनी बात को अंग्रेज़ों तक पहुंचाना शुरू किया और अंग्रेज़ों की बात को जनता तक पहुंचाना शुरू किया। इसके बाद 1900 का दौर धीरे धीरे चलता है। 1900 शुरुआत हो जाती है और उस राजनीतिक पार्टी का ये राजनीतिक पार्टी टूट जाती है दो भागों में, हिंदू और मुसलमानों में। मुस्लिम लीग बन जाती है 1905 में। तो इसके बाद फिर 1905 के बाद और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं लगातार, और विश्व की अलग अलग घटनाएं चल रही होती हैं। तो ये इसके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, आज के जो मुख्य बिंदु होंगे अध्याय 2 में, जो पहला भाग है हमारा ये राष्ट्रवाद का, भारत में राष्ट्रवाद, इसमें जो हम आज पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह का विचार, रॉलेट एक्ट, अंग्रेज़ों द्वारा राष्ट्रवादियों का दमन। ये 4-5 पॉइंट हम कवर करेंगे। इसको क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले पहला विश्व युद्ध। तो पहला विश्व युद्ध देखिए बच्चों, 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 तक चला। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपको पहले ही से कुछ बातें बताई जा चुकी हैं। ऑस्ट्रिया से शुरुआत हुई है। ऑस्ट्रिया ने
शुरुआत की, फिर जर्मनी, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, सारे यूरोपीय देश उसमें सम्मिलित हो गए। ये इनको पता नहीं था एक्चुअली कि ये इतना लंबा चलेगा। लोगों ने तो ये सोचा था, क्योंकि वो ईसाई लोग थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि अगली जो क्रिसमस आएगी तब तक ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और धीरे धीरे बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते लगभग 4.5 साल लगे इस युद्ध को। 4.5 साल के बाद समाप्त हुआ। तो इतना लंबा ये युद्ध चला और इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ होगा ये सोचिए। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, बाद में ये नतीजा क्या निकला। देखिए, जो राजनीतिक आर्थिक स्थिति थी बहुत ख़राब हो गई इसी दौरान। हालांकि जो इस युद्ध था इसमें अमेरिका सीधे सीधे तौर पर शामिल नहीं था, तो उस अमेरिका ने यूरोपीय देशों को कर्ज दिए और जो खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई। कुछ रक्षा संबंधित जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी उसने सहायता की दूर से। तो ये जो यूरोप की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अब सोचिए 4.5 साल तक युद्ध चलता है, तो वहाँ पर जो कृषि व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो गई। जो भारतीय जो यूरोपीय जो सेना थी अलग अलग देशों की, उसमें जो सैनिक भर्ती की जाती थी वो सब कहाँ से, गांव देहात से आते थे। यानी जो कृषि करने वाले लोग थे, कृषक वर्ग थे, उसी में ऐसे सिपाही भर्ती किए जाते थे। वो लोग उधर तो खेती नहीं हो पा रही, तो कुछ लोग, और दूसरा बहुत ज़्यादा ये मर भी बहुत रहे थे, मौतें बहुत हो रही थी। तो ये सारा इस तरह का वहाँ चल रहा था। इससे हालात कैसे पैदा हुए, देखिए नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। यानी भूखमरी, गरीबी आ गई उस समय यूरोप में। राजनीतिक स्थिति, अलग अलग देश अलग अलग गुटों में बट गए, सबकी अपनी अपनी स्थिति थी। तो ये बाद में फिर अलग तरह की स्थिति बनी जिसमें जर्मनी को पूरी तरह से मतलब तबाह कर दिया गया। जर्मनी पर बहुत सारी संधियां थोपी गईं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा जब युद्ध हो रहा है तो इस सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। उसकी भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए। जैसे अभी हमने बात की, ये कहाँ से कर्ज लिए गए, ये कर्ज लिए गए अमेरिका से कर्ज लिए गए। तो ये अब कर्ज की भरपाई भी होगी। कर्ज की भरपाई कहाँ से होगी, करों से। करों की ये कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, जिससे क्या हुआ, जब ये कर जब बढ़ाए जाएंगे तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। क्योंकि कर जो बढ़ाया जाएगा उससे एक तो आम आदमी की मतलब आर्थिक स्थिति खराब हुई, वस्तुओं की कीमतें बढ़ी और ख़राब हुई आर्थिक स्थिति। और दूसरा, जो गांव के जो सिपाही थे या जो खेती करने वाले लोग थे, उनको ज़बरदस्ती भर्ती कराया गया फ़ौज में, और ये बहुत भय की स्थिति थी। तो ये स्थिति ने क्या किया कि वहाँ के जो लोग थे, इस नकारात्मक स्थिति पैदा हो गई। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में देखें तो भारत में अंग्रेज़ों की तरफ से सेना लड़ रही थी। भारतीय फ़ौज थी, लेकिन भारतीय फ़ौज थी वो अंग्रेज़ों की तरफ से सेना लड़ रही थी। इसमें जो भारतीय सेना थी वो उस समय की हालत को देखते हुए लोग, चूँकि ये लोग ऐसे थे जिनको स्थिति तो खराब थी, भय का वातावरण था, इसको लेकर वो लोग भर्ती सेना में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो ज़बरदस्ती इनको भर्ती कराया जा रहा। तो इसके क्या हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग खड़े होने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ भावनाएं पैदा होने लगी। और इसके बाद और एक आपदा आई भारत में 1918-19 में और 20-21 में। कृषि व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई और इसके कारण जो खाने पीने की चीज़ें थे बहुत कम हो गई। इसके साथ साथ
फ्लू नाम की बीमारी भी बहुत तेज़ी से फैली, बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसे बताते हैं 1921 को जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार दुर्भिक्ष यानी जो भूख से, अकाल के कारण और बीमारी से 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। सोचो कितनी बड़ी जनसंख्या है, 120 लाख करोड़ लोग, यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे। तो अब स्थिति बहुत भयावह थी। ऐसी स्थिति में ये लोग जो भारतीय लोग थे उनको ऐसे लग रहा था कि युद्ध ख़त्म होते ही हमको कुछ मुसीबतें हमारी कुछ कम होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो अब स्थिति कैसी थी? अब स्थिति को देखते हैं कि एक चीज़ और इसके साथ देख लेते हैं। बच्चों, ये जो खिलाफत का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये एक साथ की घटनाएं चल रही हैं, प्रथम विश्व युद्ध ही चल रहा है। जो विश्व का जो इस्लामिक जो एक समुदाय था उसका जो मुखिया होता था ऑटोमन तुर्की, यानी जो तुर्की है पश्चिम एशिया का एक राज्य है, वहाँ का जो शासक हुआ करता था वो इस्लाम का नेता होता था, पूरे विश्व का इस्लाम का नेता होता था, आध्यात्मिक नेता। उससे जहाँ जहाँ पर भी इस्लामिक जो सम्राट हुआ करते थे उससे अप्रूवल लेते थे, अपनी जो शासन करने के लिए वहाँ से अप्रूवल लेते थे। इतना मतलब वो सबसे बड़ा था दुनिया का। उसके खिलाफ ब्रिटेन ने युद्ध किया और उसको हराया। किसको? ऑटोमन तुर्की जो साम्राज्य था उसको हराया। तो अब क्या हुआ कि जो पूरे विश्व में जो इस्लाम के लोग थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे यानी मुसलमान थे, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी अंग्रेज़ों का राज्य था सभी देशों में ब्रिटेन के ख़िलाफ़ हो गए ये लोग। और ये देखिए मार्च में आके इन्होंने एक मुंबई में, भारत की बात कर रहे हैं, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों ऐसी अफवाह हो गई थी कि इस्लाम की जो विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन जो सम्राट है उसके खिलाफ बहुत सख्त ये जो संधियाँ थोपी जाएंगी। अब ये जो हो गया तो विश्व भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए मुसलमान। और भारत में मुंबई में मार्च में 1919 में खलीफा जो था उसकी तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। कब किया गया? खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? मार्च 1919 में। कहाँ? मुंबई में। याद रखिए, मुंबई में। तो ये घटना घटी भारत में। अब क्या होता है, पूरे विश्व की बात करें तो अभी देखिए ये युद्ध चल रहा होता है और गांधी जी उस समय थे अफ्रीका में। भारत में गांधी जी की एंट्री होती है, यानी जनवरी 1915 में गांधी जी का आगमन होता है। ये डेट से याद रखिए बच्चों, ये जो चीज़ें हैं जो हमने दी हैं आपको, जो मैटर दिख रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट करिए सभी को। वीडियो को देखते समय, वैसे तो मैं बहुत धीरे धीरे बना रहा हूँ, फिर भी अगर जल्दी हो जाता तो पॉज करके ये सारे बिंदु नोट कर लीजिए। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और उसके बाद उन्होंने ये भारत की स्थिति जो देखी बहुत ख़राब थी। गांधी जी ने सबसे पहले तो ये जो खिलाफत वाले लोग थे, इस्लामिक लोग थे, उनसे वार्तालाप की है और आगे हम चल के इसको पॉइंट क्लियर करेंगे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया है, आगे चल के बिंदुवार देखेंगे। तो ये अभी आज हम जो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके जो गांधी जी का जो वहाँ पर अफ्रीका में सत्याग्रह का उनका विचार था। और क्या विचार था सत्याग्रह का विचार? ये आता है अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, सत्याग्रह का विचार क्या था, सत्याग्रह का से क्या समझते हैं, सत्याग्रह का अर्थ बताइए। तो आपको ये लिखना है, सत्य की शक्ति पर आग्रह। सत्याग्रह का विचार है
सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है इसमें। अगर आपका, और इसमें आगे कहा गया है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तभी यही विचार था अहिंसावादी, यही विचार बताता है गांधी जी को। अहिंसावादी विचार ये सत्याग्रह का विचार ही था। वो ये कहते हैं कि अगर आपका जो उद्देश्य है सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की या हिंसा की आवश्यकता नहीं है। ये सत्याग्रह का विचार था। अब देखिए गांधी जी आए हैं सबसे पहले, ये जो 1915 में आए गांधी जी, और आने के बाद ये इम्पोर्टेंट डेट है, याद कर लीजिए, बहुत आता है, अक्सर आता है ये। अप्रैल 1917 चंपारण बिहार में पड़ता है ये। गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन किया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर ऑब्जेक्टिव में, या 1 नंबर में, 2 नंबर में, कि गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला आंदोलन, या फिर नक्शे में भी किसी भी तरह से पूछा जाता है। तो इसके बारे में, प्रश्नों के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये साथ साथ याद करते चलिए, उन गांधी जी द्वारा सबसे पहले 1917 में, अप्रैल 1917 में चंपारण बिहार में आंदोलन किया गया। नक्शे में आता है कि पहला आंदोलन कहाँ चलाया गया गांधी जी द्वारा, तो चंपारण बिहार में। भरिए, अगर पूछा जाता है तो लिखिए। और ये कैसे, कहाँ पर था, ये देखिए, ये दमनकारी जो बागान व्यवस्था थी, और वो जो उनके खिलाफ जो उन्होंने किसानों को प्रेरित किया और उनके साथ आंदोलन किया। बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के साथ संघर्ष किया और उनको उसके लिए प्रेरित किया, आंदोलन के लिए। कहाँ पर? चंपारण बिहार, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा आंदोलन उनका था 1917 में ही खेड़ा में, खेड़ा गुजरात। किसानों की मदद के लिए यहाँ भी सत्याग्रह किया है, किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया है 1917 में ही। अगला आंदोलन, फिर ये इम्पोर्टेंट है, 1918 में गुजरात में, अहमदाबाद में। ये अक्सर आता है सूती कपड़ा कारखानों के जो मजदूर थे उनके साथ या उनके लिए आंदोलन या सत्याग्रह कहाँ किया, तो अहमदाबाद, याद रखिए। सूती मिलें तो बहुत जगह थी, सूरत में थी, कानपुर में भी थी, अलग अलग जगह थी। तो अहमदाबाद में उन्होंने किया है ये, मजदूरों के खिलाफ, कपड़ा मजदूरों, सूती कपड़ा कारखाने के जो मजदूर थे उनके साथ में मिलकर आंदोलन किया है अहमदाबाद गुजरात में। ये भी अक्सर आया है कई बार। तो इस तरह से ये गांधी जी के माध्यम से ये चीज़ें याद रखिए। गांधी जी के द्वारा पहली बात तो ये, इनका सत्याग्रह का विचार क्या था। जनवरी 1915 में वो भारत आए। भारत कब आए ये भी पूछ लिया जाता है। पहला आंदोलन कब? अप्रैल 1917 में चंपारण बिहार। और किसके खिलाफ? किसानों, अंग्रेज़ों के खिलाफ। किसानों की जो बागान व्यवस्था थी, किसानों का साथ दिया, उनको प्रेरित किया। 1917 में ही खेड़ा में, गुजरात में उन्होंने किसानों की मदद की और आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। 1918 में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया गुजरात, अहमदाबाद में। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बेटे, ये याद रखिए और नोट करिए। अब इसके साथ ये जो सत्याग्रह जो चीज़ें हैं, ये इससे एक चीज़ और देखिए, ये जो कांग्रेस जो बनाई गई थी, पहले जो बात कर रहे थे, पहले की जो कांग्रेस और अब की कांग्रेस में 2 पार्टों में देखिए, बिफोर गांधी एंड आफ्टर गांधी। तो बिफोर गांधी जो कांग्रेस है, वो राजनीतिक जो कुछ लोग हैं वही करते हैं, जो सम्मेलन करते हैं, जो भी फैसले लेते हैं जनता तक पहुंचाने के, या जनता के फैसले, जनता की जो बातें हैं अंग्रेज़ों तक पहुंचाने के, वो बात करते हैं, लेकिन जनता को शामिल नहीं करते।
लेकिन गांधी के बाद जो कांग्रेस है वो अलग तरह की है। उन्होंने सत्याग्रह यानी यहीं से आंदोलन की शुरुआत की है, यानी जनता को शामिल किया है। राजनीतिक की जो स्थितियाँ थीं उनमें जनता को शामिल किया है आंदोलनों के माध्यम से। यही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट आता है गांधी जी के आने के बाद। भारत की जो आंदोलनों की स्थिति थी, भारत के लिए जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उनमें ये मूलभूत फ़र्क है कि इसमें गांधी जी ने जनता को शामिल करना शुरू कर दिया है। तो ये जो गांधी जी के आने के बाद में ये जो उथल पुथल होना शुरू हो गई कि जो जनता जागरूक होनी शुरू हो गई, अलग अलग तरह के सत्याग्रह और ये जो आंदोलन शुरू हो गए, अब उनमें सुगबगाहट हो गई अंग्रेज़ों में। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, देखिए अंग्रेज़ों ने ये एक रॉलेट एक्ट लाई। देखिए ये रॉलेट मतलब उनको दबाने के लिए 1900 ब्रिटिश सरकार ने 1916 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता में पनप रहे तीव्र असंतोष मतलब क्या है, जब गांधी जी आ गए और उन्होंने गांव-गांव जाकर शुरुआत की, सुगबुगाहट शुरू हो गई और लोगों के अंदर उस तरह के भाव पैदा होने लगे और अंग्रेज़ों को ये चीज़ का पता चल गया। तो इन जो घटनाएं घटने लगी उनको रोकने के लिए एक प्रभावी योजना के निर्माण के उद्देश्य से अब एक ऐसी योजना बनाई जाए। वो कैसे बनाई जाए, उसके लिए एक न्यायाधीश थे, एक जज थे, सिडनी रॉलेट। क्या नाम था उनका? सिडनी रॉलेट, याद रखिए, ये सिडनी रॉलेट। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने फरवरी 1918 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी ये पास कर दिया गया विधेयक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तब क्या हुआ, जब ये चीज़ें हुई तो जो भारतीय लोग थे वो नाराज़ होंगे ही, स्वाभाविक बात है। और ये रॉलेट एक्ट का फिर विरोध होना शुरू हो गया। अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा, गांधी जी का ये सूत्र था। अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा 6 अप्रैल 1919 से शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें रैली जुलूसों का आयोजन, रेलवे वर्कशॉप, जो कामगार लोग थे वो हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद, व्यापक जनउबार आया। यानी लोगों में एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ भाव पैदा हो गए। अब इससे अंग्रेज़ चिंतित हुए। राष्ट्रवादियों का अब इन्होंने दमन शुरू कर दिया। यहाँ से राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया, यानी इनको सख्ती से इनके साथ निपटा गया। कैसे, देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा राष्ट्रवादियों का दमन, ज़बरदस्ती जो लोग थे उनको पकड़ा जाता था, मारा पीटा जाता था और अलग अलग तरह के उनको दंड दिए जाते थे। 6 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल की अहिंसक ढंग से उन्होंने शुरुआत की है। 10 अप्रैल को जब ये जुलूस शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया, सत्याग्रह शुरू हो गया, अहिंसक ढंग से ये था। ये ध्यान रखिए, गांधी जी ने अहिंसक ढंग से उसको शुरू किया था कि हिंसा कोई नहीं करेगा। तो शांतिपूर्ण लोग जुलूस निकाल रहे थे। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस द्वारा शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक, लेकिन उन पर गोली चला दी गई और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। बच्चों, मार्शल लॉ ये होता है कि जहाँ पुलिस होती है, सिविल पुलिस होती है, उसको हटा दिया जाता है, उसके अधिकार नहीं, अब फ़ौज काम करती है। तो जब फ़ौज काम करती है तो फ़ौज का एक अफसर था जनरल डायर, उसने कमान संभाली। फ़ौजी नियम लागू हो गया, फ़ौजी कानून लागू हो गया, मार्शल लॉ जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर अब फ़ौज की कानून काम करेगा। सिविल की जो पुलिस है वो न्यूट्रल हो गई। जनरल डायर को ने कमान संभाली किस क्षेत्र की, जो पंजाब वाला क्षेत्र था, उसमें 13 अप्रैल
अब देखिए 10 अप्रैल को गोली चली है और वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से भी जुलूस नहीं निकाल सकता, ये कहना था अंग्रेज़ों का। और उसी के जब लोग शांतिपूर्ण ढंग से निकाल रहे थे उसी पर गोली चलाई गई। अब लोगों के अंदर जब गोली चलाई गई, मारे गए होंगे लोग, तो उस पर लोगों के अंदर और आक्रोश पैदा हुआ, यानी अब गर्मी दोनों तरफ से शुरू हो गई। अंग्रेज़ों ने तो क्या किया, जनरल डायर को कमान दे दी, यानी फौजी नियम लागू कर दिया। इधर लोग और सक्रिय हो गए। 13 अप्रैल 1919 बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग। ये जो जलियांवाला बाग है, ये बाग है जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास ही है ये बाग। और वहाँ पर ये बाग था पहले, इसके चारों तरफ घर बन गए थे, चारों तरफ से घर बन गए, बीच में बाग रह गया था। देखा है, हमने देखा है, आप लोग भी कोशिश करिए वहाँ ज़रूर जाके देखिए जब भी मौका मिले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, अपने आप राष्ट्रवाद पैदा हो जाता है वहाँ जाके। तो ये वहाँ पर एक्चुअली बैसाखी का दिन था उस दिन, और बैसाखी जो सिख लोग हैं वो अच्छी तरह से मनाते हैं, मेले लगते हैं वहाँ। तो उस बाग में मेला लगा करता था बैसाखी के दिन हर साल। तो उस दिन भी बैसाखी का मेला लगा था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे मेले में। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे लोग इस कानून का विरोध करने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। और वहाँ पर एक मंच है, आप जाके देखेंगे, मंच पर कुछ लोग भाषण भी देने लगे थे, भीड़ भाड़ थी, खूब मेला लगा हुआ था। और इसकी खबर मिली उसको जनरल डायर को। तो जनरल डायर ने क्या किया, अपनी फ़ौज लेकर, वहाँ पर वो चारों तरफ से बंद था, एक पतली सी गली थी जहाँ से निकलने की रास्ता थी, और वहाँ से लोग निकल रहे थे, उनको इतना डर नहीं था, मेले में घूम रहे थे आराम से शांतिपूर्ण ढंग से। और वहीं पर लोग अपने बहुत बड़ा एरिया नहीं था, छोटा सा ही एरिया है, फिर भी काफ़ी लोग इकट्ठे थे। और वहाँ पर मंच था, उस पर लोग अपना भाषण दे रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, कोई किसी को, सरकार को कोई खतरा नहीं था। लेकिन बात तो ये थी कि जनता तक ये जो आंदोलन की बातें पहुँच रही हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भाव पैदा हो रहा है, यानी राष्ट्रवाद का जो भाव पैदा हो रहा है, यही दिक्कत थी अंग्रेज़ों को। तो ये चीज़ें जो अफसर जो था, अंग्रेज़ अफसर डायर, उसको अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी फ़ौज ले जाके वहाँ तैनात कर दी। उस पतली सी गली के सामने वहाँ पर जगह बनी है, आप जाके देखेंगे तो बिल्कुल गली के जब अंदर एंट्रीज होती थी, अंदर की तरफ उसने अपनी मशीन गन लगा दी और अंधाधुंध फायरिंग की, अंधाधुंध गोलियाँ चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है, उस कुआं में भगदड़ हुई, बहुत सारे लोग उसमें गिर पड़े। तो बचने के लिए उसमें कूदे, सोचे तैर जाएंगे, लेकिन वो उसमें भी मर गए, वो बच नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आता है परीक्षा में। जो भी चीज़ें हमने बिंदु लिए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट में लिया है, इतना आप ज़रूर नोट करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैलते ही बहुत सारे शहरों में आंदोलन, लोगों द्वारा पुलिस से मोर्चा, और ये सरकारी इमारतों पर हमला, ये सेंट्रल असेंबली का भी हमला था उसी समय का, उसके बाद का। तो बहुत सारी जगह पर हमले होने लगे। और अब देखिए, जब जनता भी सक्रिय हो गई, आंदोलन होने लगा, यहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत होगी। राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है और अंग्रेज भी कम नहीं पड़ते, अंग्रेज़ों द्वारा भी सत्याग्रहियों पर और कठोर कार्रवाइयाँ होती हैं। हिंसा फैलते ही अब ये हिंसा बहुत उग्र रूप लेने लगी, ये जो आंदोलन है। तो इसके, और गांधी जी का जो सत्याग्रह का विचार था वो शांतिपूर्ण ढंग से था, तो इसके चलते गांधी जी का जो विचार था वो, अब उनको थोड़ा आहत हुआ, उनका दिल ने काम नहीं किया और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब ये आज का तो यहीं तक था, पहले विश्व युद्ध से देखेंगे और ये धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच गए। एक बार फिर देख लेते हैं, अगर देखिए पहला विश्व युद्ध जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला विश्व युद्ध
28 जुलाई 1914 से, ये इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिए, 11 नवंबर 1918 तक। और उसके बाद जो नई परिस्थितियां पैदा हुई, भारत में बहुत सारे लोग मारे गए थे 1921 की जनगणना के अनुसार। देखिए ये बहुत भयावह स्थिति थी उस समय, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ मुसीबतें कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही खिलाफत के बारे में, खिलाफत जैसे बताया, ऑटोमन तुर्की का जो साम्राज्य था, ब्रिटिश जो सेना थी उसके द्वारा उसकी हार हुई, और उसमें जो नेता था उनका इस्लामिक नेता था जिसको खलीफा कहते थे, उस पर बहुत सख्त संधि थोपे जाने की अफवाह फैल गई, जिससे पूरे विश्व के मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। और भारत में मार्च 1919 में मुंबई में खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत समिति का गठन किया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे, और उसको गांधी जी ने भी सपोर्ट किया है। इसके बाद गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह था, पहले तो गांधी जी का जो विचार था ये अफ्रीका में आया था, और उनका ये विचार जो था सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की जो खोज पर जोर दिया जाए। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। देखिए यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, और इसी के चलते गांधी जी ने ये जो खिलाफत जो आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, वो वापस लिया है। तो ये चीज़ें थी। पहला आंदोलन ये याद रखिए 1915 में जनवरी में गांधी जी आए हैं। 1917 में अप्रैल 1917 में पहला आंदोलन चंपारण में किसानों के साथ बागान व्यवस्था के खिलाफ किया था, और किसानों के साथ जाके 1917 में खेड़ा में किया है, और 1918 में जो मजदूर थे, सूती कपड़ा मिलों के मजदूर थे, उनके साथ अहमदाबाद में किया है। उसके बाद रॉलेट एक्ट, जब राष्ट्रीय भावना पैदा हो गई तो फिर जो जस्टिस सिडनी रॉलेट थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट के आधार पर एक केंद्रीय विधान परिषद में एक नियम बना दिया गया, जबकि भारतीय जो सदस्य थे उन्होंने विरोध भी किया था इसका। इसी का ये जो नियम बनाया गया वही था रॉलेट एक्ट। इसका अहिंसक ढंग से विरोध किया गया। 6 अप्रैल से इसकी शुरुआत की, इसके विरोध की, और ये 6 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण ढंग से जो जुलूस था उस पर अमृतसर में गोलियां चला दी गई, जिसके खिलाफ बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को लोगों ने और आवाज़ उठाई। उसमें फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई जनरल डायर के द्वारा, जिसमें सैकड़ों लोग फिर मारे गए, और इस तरह की लोगों में फिर उत्साह जागरूक हुआ और जगह जगह झड़प होने लगी। इसके चलते गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इससे आगे की कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। बच्चों ये आप बहुत ध्यान से सुनिए और इसको पॉइंट को नोट करिए, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और इसको एक बार नहीं तो बार बार सुनिए। तो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपना ये पढ़ाई पर मन लगाइए। अभी ये जो कोरोना का चल रहा है ये कहर चलेगा, मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई क्लासरूम की पढ़ाई हो पाएगी, तो आप लोग इसी को ध्यान से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, अपने जीवन के करियर को और बनाइए। और कहीं पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए ज़रूर, कुछ भी जो भी आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। वैसे ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूँगा, यूट्यूब पर अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसमें कमेंट करके भेज सकते हैं। ओके, धन्यवाद।